सभी को सुप्रभात प्यारे छात्रों। मैं बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए बीएड और बीएससी बीएड 4th ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम तृतीय इकाई से अध्ययन कर रहे हैं। और तृतीय इकाई में आज हमारा प्रकरण है समानता यानी कि इक्वलिटी और सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। समानता क्या होता है, इसके बारे में पहले मैं कुछ तथ्य प्रकाशित करूंगी कि समानता का सामान्य अर्थ हम क्या लगाते हैं। समानता का सामान्य अर्थ हम लगाते हैं कि समरूपता है, समरूपता लगा सकते हैं, एक रूपता लगा सकते हैं, यानी कि सभी तरह से समान स्थिति से हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो समानता है, इसके लिए जॉन लॉक ने कहा है कि जो स्वतंत्रता जो व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार होता है, उसी तरह से समानता को भी एक प्राकृतिक अधिकार माना जाए। समानता यानी कि समाज की उस स्थिति से है जिसमें समाज के सभी लोगों को समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो या समान अवसर या अधिकार रखते हैं। यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या एक समूह का दूसरे समूह से एक संबंध जो होता है, वह समानता के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। समानता यानी कि एक समान नीति, इसको हम यही कहेंगे कि एक समान नीति होती है, यानी कि एक ही नीति, एक समान नीति का सभी अनुसरण करें। यह नहीं कि सभी को समान बनाया जाए, सभी को समान बनाया जाएगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन इसका हम साधारण अर्थ यही निकालते हैं कि सभी के लिए एक समान नीति, वह समान नीति यानी कि सभी को ऐसा अवसर प्राप्त हो कि सभी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके, सभी व्यक्ति व्यवसाय प्राप्त कर सके तथा अपना जीवन जीने का तरीका उनको प्राप्त हो। यानी कि जीवन किस तरह से रहन सहन गुजर बसर करना है, किस तरह से जीवन को चलाना है, इसमें वह स्वतंत्र है। शिक्षा में वह समान अधिकार रखते हैं, व्यवसाय में समान अधिकार रहते हैं, उसी समान नीति का अनुसरण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं करता और काम नहीं करता और फिर बोले कि मेरे को तो समान अवसर प्राप्त है, तो इस तरह से वो नहीं कर सकता। शिक्षा प्राप्त करे, शिक्षा के अलावा वह व्यवसाय करे, कर्म करे, तो इनमें उनको समानता के अवसर प्रदान किए जाते हैं। हमारे जो प्रजातंत्र में है, सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। इसके अलावा एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि सभी व्यक्ति यानी कि जाति पाति के बंधनों में धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, कुल के आधार पर, अमीरी गरीब के आधार, अमीरी और गरीबी के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाए। और व्यक्ति में अगर योग्यता है, व्यक्ति अगर काबिल है, तो वह अपने प्रयत्नों के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा वह उच्च पद भी हासिल कर सकता है और अपने जो जीवन का जो ढंग है, रहने सहने का तरीका, वह उसकी इच्छा अनुसार वह परिवर्तित कर सकता है। यानी कि योग्यता के अनुसार वह सर्वश्रेष्ठ पद को भी वह हासिल कर सकता है, यानी कि वह इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन उसको कर्म भी करना पड़ेगा, उसको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो समानता को हम यही लगाते हैं कि एक समान नीति, यानी कि समाज के सभी व्यक्ति जो होते हैं वह उस स्थिति को संबोधित करती है कि सभी ये समान अधिकार प्राप्त करें, समान प्रतिष्ठा रखते हैं, एक समान नीति का अनुसरण करते हैं। संविधान में भी यह व्यवस्था की गई है कि सभी समान हैं, सभी को अवसरों की समानता प्राप्त है। इसके अलावा जाति पाति, ऊंच नीच, लिंग भेद के आधार पर उनमें अंतर नहीं किया जाएगा। सभी जो नीति है वह सभी के लिए समान है। तो समानता के प्रकार क्या क्या हैं? सबसे पहले है समानता के प्रकार में प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता, प्राकृतिक समानता में मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, सभी मनुष्यों को समान बनाया है। लेकिन ये भेदभाव हम करते हैं, अमीरी गरीबी करते हैं, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, तो ये इंसानों के बनाया हुआ है। तो यह व्यक्ति की जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को बाधित करता है। इसलिए प्राकृतिक समानता को हमें अपनाना चाहिए कि प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, तो सभी व्यक्ति एक जैसे हैं, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा कोई भी नहीं है। इसके अलावा प्रकृति की जो चीज़ें हैं उस पर भी सभी अपना उपभोग करें, प्रकृति की चीज़ों का सभी मिलकर उसका उपयोग करें। आगे आता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता के अंतर्गत
जो व्यक्ति होता है वह समाज के कार्यों से जुड़ सकता है, समाज के कार्यों में वो भाग ले सकता है, समाज की प्रगति में वह भाग ले सकता है, उनके अलग अलग जो संस्कार है, संस्कृति है, वह उसका अनुसरण कर सकता है। इसके अलावा उसको वोट देने का अधिकार है। समाज के उत्थान के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए उसको अधिकार मिले हुए हैं। यानी कि समाज में कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। स्तर के आधार पर स्त्री पुरुषों में भेद नहीं होना चाहिए, रंग के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। रंग भेद, इसी तरह से वर्ण होता है, क्षेत्र के आधार पर भी भेद होता है। अलग अलग क्षेत्र वाले की हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है तो वह दूसरे क्षेत्र को नीचा दिखाता है, तो इस तरह से भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर समाज में भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो यह होती है सामाजिक समानता, यानी कि समाज में सभी व्यक्ति समान हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी अमीर गरीब नहीं है, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। आगे आता है नागरिक वैधानिक समानता। नागरिक वैधानिक समानता का यही अर्थ होता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून के लिए कोई भी जाति का प्रभाव नहीं पड़ता है, गरीब अमीर का प्रभाव नहीं पड़ता है, रंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि कानून के लिए सभी समान हैं और सभी को वह न्याय देगी। यह नहीं कि अमीरों के लिए ही एक कानून, यह नहीं होता, वह गरीबों के लिए भी है। जो अपराधी है तो उसको वह सत्य असत्य की कसौटी पे खड़ा करके उसको दंड दे सकती है। जो अपराधी होगा उसको निश्चय ही दंड मिलेगा, लेकिन कानून के समक्ष सभी समान हैं। आगे आता है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता के अंतर्गत यही आता है कि प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में भाग ले सकता है, राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकता है, वह वोट दे सकता है, मताधिकार में भाग ले सकता है, वह अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकता है, प्रतिनिधि को खड़ा कर सकता है, वह चाहे जैसे खड़ा कर सकता है। इसके अलावा राजनीति में ऊंचे पद तक वह जा सकता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में उसको समानता का अवसर दिया गया है कि एक छोटा व्यक्ति भी कठिन परिश्रम के द्वारा ऊंचे से ऊंचा पद हासिल कर सकता है। तो इसमें भी वर्ण भेद, लिंग भेद, जाति भेद यह हम नहीं देखते। तो राजनीति में वह राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकता है, समाज के कार्यों में वह भाग ले सकता है। आगे आता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपना रोजगार चयन कर सके, अपना व्यवसाय चयन कर सके, अपने जीने के तरीकों को चयन कर सके। आर्थिक समानता यही कहलाता है कि सभी व्यक्ति को अपने रोजगार चयन करने या व्यवसाय चयन करने का अधिकार है। वह चाहे तो ऊंचे से ऊंचा पद हासिल कर सकता है, इसके लिए इसको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर्थिक समानता में अमीर गरीब का जो फासला होता है वह नहीं होता। एक श्रमिक व्यक्ति होता है, वह भी कठिन परिश्रम के द्वारा अमीर बन सकता है, बड़ा व्यवसाय चयन कर सकता है। तो आर्थिक आधार पर भी सभी समान हैं। इसके अलावा शिक्षा में समानता के सूचक तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अधिगम्य समानता। अधिगम्य समानता यानी कि जो भी शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे किसी जाति, कुल, वंश, लिंग भेद आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, सीखने के क्षेत्र में सभी को समान अवसर प्राप्त है। उनके बारे उनसे रिलेटेड कोई भी पक्षपात नहीं किया जा सकता है। जैसे जाति है, लिंग है, वंश है, कुल है, वर्ण है, स्तर है, इनके आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। आगे आता है अधिगम की ये हो गया उत्तरजीविता की समानता। केवल शिक्षा में ही प्रवेश का समान अवसर प्राप्त नहीं है, बल्कि उसको शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं पूर्ण शिक्षा करने का, शिक्षा से
अलग एक्टिविटी में जाने का, यानी कि रोजगार चयन करने का, सरकारी नौकरी हासिल करने तक का सबका समान अधिकार प्राप्त है। वह सबके लिए नौकरियों का खुला अवसर है। शिक्षा पूर्ण करने का सभी को समान अवसर प्राप्त है। पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, महिला, पुरुष, इसके अलावा जो आते हैं डिसेबल्ड पर्सन, सभी अपने सभी को शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार प्राप्त है। आगे आता है स्तर की समानता, जो मैंने अभी बोला कि इसमें महिलाओं को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, अल्पसंख्यक वर्ग को, विकलांग समुदाय को, सभी लोग शिक्षा से जुड़ सकते हैं, यानी कि उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त है। जो नौकरी आती है, जो सरकारी अवसर प्राप्त होते हैं, वह सबके लिए खुले हुए हैं। तो यह तो था हमारा समानता के लिए संविधान में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में भी यही कहा गया है कि सभी के लिए सरकारी नौकरियां खुली हुई है, सभी को नौकरी में समान अवसर प्राप्त है। यूँ नहीं कि अमीर के लिए ही नौकरियां हैं, गरीबों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। सभी, यानी कि आर्थिक स्तर पे जो बंटवारा बना हुआ है अमीर गरीब का, स्त्री पुरुष का, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, तो सभी के लिए सरकारी अवसर सभी के लिए समान है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार चयन या व्यवसाय चयन का समान अधिकार है। वह चाहे तो जो रोजगार व्यवसाय खोलना चाहता है उसके लिए स्वतंत्र है। इसीलिए अनुच्छेद 28 में भी कहा गया है कि शिक्षा में जो प्रवेश करते हैं, शिक्षा में प्रवेश के लिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को प्रवेश का मौका मिलेगा, यानी कि जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी तरह से अनुच्छेद 29 में कहा गया है, अनुच्छेद 45 में कहा गया है, अनुच्छेद 148 में कहा गया है, अनुच्छेद 244 में कहा गया है, अनुच्छेद 330 में कहा गया है, अनुच्छेद 335 में कहा गया है, यानी कि समानता से संबंधित ये सारे अनुच्छेद हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी यही कहा गया है कि महिलाओं को शिक्षा मिले, स्तर के आधार पर भेदभाव न हो, विकलांगों को मिले, अल्पसंख्यक को मिले, अनुसूचित जाति जनजाति सभी वर्गों को शिक्षा मिले, जिसका हम आज तक अनुसरण कर रहे हैं। तो यह तो हमने पढ़ा समानता। अब पढ़ेंगे सामाजिक न्याय। फ्रांस की जो राज क्रांति हुई थी उसने हमारे जो न्याय है ना रूप ही बदल दिया। इसमें जो न्याय को जो ईश्वरीय आधार माना गया था उसको समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा कुल, वंश, वर्ण, जाति के आधार पर जिसको विशेषाधिकार प्रदान किए थे वह समाप्त कर दिए गए थे। इसके अलावा विज्ञान तथा तर्क पर आधारित नैतिकता को स्वीकार किया गया था। तो न्याय का जो आधार हो गया वह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में समानता पर आधारित हो गया, यानी कि सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में संबंध स्थापित करना या समानता स्थापित करना न्याय का जो आधार था वह हो गया। इसी तरह से केटी बांडी ने कहा है कि सामाजिक न्याय का जो अर्थ है उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो समाज में अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अवसर में समानता रखता हो, यानी कि सभी को अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए समान अवसर प्राप्त है। यहाँ बुनियादी आवश्यकताओं की ओर ज़्यादा महत्व दिया गया है कि सभी व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी आवश्यकता हो, सभी को इसकी पूर्ति हो तो न्याय है। न्याय को हम जस्टिशिया भी कहते हैं। जस्टिशिया एक लैटिन शब्द है, लेकिन जो जस्टिस है उसका हिंदी रूपांतरण न्याय है और इसको सामान्य अर्थ हम लेते हैं
जोड़ना यानी कि जो विभिन्न आदर्श है, मूल्य है, उनमें संबंध स्थापित करना, उनमें समन्वय करना ही न्याय है। तो न्याय को रॉल्स ने कहा है कि किसी भी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप तथा लक्ष्य ही क्या होता है? न्याय। सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप तथा लक्ष्य ही न्याय है। यानी कि न्याय क्या हो गया? समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है। समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है, न कि व्यक्तियों की भिन्न भिन्न कल्याण। अलग अलग व्यक्तियों के कल्याण की भावना नहीं है, वरन उसमें संपूर्ण समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि की भावना इसमें रहती है। इसी तरह से हमारे प्लेटो महोदय हैं, उन्होंने रिपब्लिक जो पुस्तक लिखी थी, तो इस रिपब्लिक पुस्तक का प्रारंभ ही न्याय से होता है। उन्होंने न्याय को ही समस्त दर्शन का आधार बताया है। उनका जो रिपब्लिक प्रारंभ हो रही है वह इसी प्रश्न से हो रही है कि न्याय क्या है। तो प्लेटो ने कहा है कि न्याय है वह औषधि है जो हमारे समाज को दूषित करने वाली जो व्याधियां हैं। कौन कौन सी व्याधियां? अशांति, अव्यवस्था, बुद्धिहीनता, कर्तव्य विमुखता, ये जो व्याधियां हैं इनको दूर करता है। तो न्याय क्या हो गई? न्याय इन चीज़ों को दूर करता है, समाज को एक रूपता प्रदान करता है, समाज के जो नियम है वह सभी पे संचालित करता है। तो अनुच्छेद 14 में भी यही कहा गया था कि विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। न्याय सबके लिए है, सबको न्याय मिलेगा, लेकिन जो अपराधी होगा वह दंडित जरूर होगा, चाहे वह किसी भी स्तर से जुड़ा हुआ हो। तो न्याय एक सर्वशक्तिमान तथ्य माना गया है जो समाज की जो व्यवस्था होती है इसको संचालित करता है, व्यवस्थित रखता है। न्याय है, इसके प्रकार मैं बताती हूँ कि सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, तात्विक न्याय है और प्रतिक्रियात्मक यानी प्रक्रियात्मक न्याय होता है। लेकिन हमने सामाजिक न्याय पढ़ा। सामाजिक न्याय यानी कि संविधान के अनुच्छेद, संविधान में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी यही लिखा गया है कि संविधान के अधिकारों, सत्ता की प्रकृति, संविधान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के अंतर्गत समाहित किया गया है। यानी कि जो सामाजिक न्याय को किसमें समाहित किया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो लक्ष्य हैं वह इसमें परिणित है, इसमें निर्धारित किए गए हैं संविधान के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को। इसके अलावा सामाजिक न्याय की सुरक्षा को मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में समाहित किया गया है, तभी जाके सामाजिक न्याय की सुरक्षा है। मौलिक अधिकारों का प्रयोग तथा नीति निर्देशक तत्व का प्रयोग। इसके अलावा हम 20 फरवरी 2020 में हमने क्या मनाया था? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो सामाजिक न्याय यही है कि समाज के बुनियादी आवश्यकताएं जो रोटी, कपड़ा, मकान है, यह अनिवार्य आवश्यकता है सभी को प्राप्त हो। समाज के लिए समाज में सभी व्यक्ति समान है, सभी को न्याय का अधिकार है। समाज में जो आदर्श मूल्य हैं उनको जोड़ने वाली प्रक्रिया, उनको समन्वय करने वाली प्रक्रिया न्याय है। ठीक है, तो जो न्याय है वह समाज कल्याण, बड़ा वृहद समाज कल्याण की भावना से परिपूर्ण है। समाज के नियम है, आदर्श है, मूल्य है, सभी व्यक्तियों को अपनाना है। व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों का निस्तारण करना है, यानी कि व्यक्तिगत हित ऊंचे नहीं है, समाज से बढ़ के व्यक्तिगत हित जो होते हैं उस व्यक्ति को
उनका बर्खास्त करना पड़ेगा, उनका त्याग करना पड़ेगा। तब समाज की जो क्रियाएं हैं वह विधि के अनुसार संचालित होगी और सभी हमारे जो समाज है वह व्यवस्थित समाज बनेगा, उन्नतिशील समाज बनेगा, जिसमें अपराध का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए सामाजिक न्याय का हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों के अंतर्गत रखा गया है। आज इस कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।